वेल हेलो एवरीबॉडी, दिस इज ताहिर अब्बास और आप सब देख रहे हैं गो हैश। जैसे कि आप जानते हैं, फिलहाल आज हम हमारे शो यंगिस्तान को लेकर यहाँ पर आपके साथ आए हैं। तो ये जैसे कि आप मालूम ये लाइव शो है और काफ़ी दिनों के बाद हम लाइव आए हैं इस शो के ऊपर। यंगिस्तान एक ऐसा शो है जहाँ पर हम यंगस्टर्स की पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, यंगस्टर्स को एक मौका देते हैं कि वो अपनी बात रख सके। इलेक्शन के टाइम हम लोग ये सीरीज चलाए थे 5 एपिसोड सीरीज थी, जहाँ पर काफ़ी सारे वंडरफुल यंगस्टर्स ने अपने अपने माइंड को एक्सप्लोर किया, अपने अपने माइंड को बताया था। तो आज फिर से हम लोग ने क्या किया, लास्ट 1 वीक से यंगिस्तान की ओपनिंग्स फिर से रखी। तो हमें यहाँ पर एक मैसेज आया उमर जुनैद साहब जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, काफ़ी यंग एंटरप्रेन्योर हैं वो, और वो वाड़ी से हैं, अभी यहाँ पर गुलबर्गा में शिफ्ट हुए हैं। तो वो ख्वाहिश कर रहे थे कि भाई मैं भी इस शो पे आऊँ और यहाँ पर आप सबको बताऊँ। तो मैं फिलहाल उमर जुनैद साहब को वेलकम करना चाहूँगा। उमर भाई, वेलकम टू अवर वंडरफुल शो यंगिस्तान। बताइए सर, आपकी व्यू क्या है? सबसे पहले तो मैं ताहिर अब्बास साहब का शुक्रगुजार हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने इस प्लेटफॉर्म पे यंगिस्तान पे मुझे मौका दिया। मैंने इस शो के एपिसोड्स देखे और मुझे बहुत ही खुशी महसूस हुई इन एपिसोड्स को देखने के बाद। और मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं आपके इस प्लेटफॉर्म पे आऊँ और मैं भी अपने ख्यालात आपके सामने रखूँ, मेरे थॉट्स आपके सामने रखूँ, व्यूअर्स के सामने रखूँ। और आज आपने मौका दिया, मैं इसके लिए आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ। भाई, टॉकिंग अबाउट गोइंग मोर फर्दर, लाइक हमारी ऑडियंस नई जो आपको देख रही है, तो आप अपने बारे में बताइए। वेयर हैव यू स्टडीड, आपका एजुकेशनल एक्सपीरियंस क्या है और आप व्हाट एक्सपीरियंस डू यू हैव? जी, मैं पीयूसी गुलबर्गा में मैंने किया, शरण बसवेश्वर कॉलेज ऑफ कॉमर्स से, और वहीं से मैंने अपना ग्रेजुएशन भी किया। उससे पहले मैं डीएवी पब्लिक स्कूल वाड़ी में पढ़ता था। वहाँ से पास होने के बाद गुलबर्गा में 5 साल का मेरा एजुकेशन का जो सफ़र रहा, और एमबीए के लिए मैं बेंगलोर गया। बेंगलोर में वहाँ पर मेरा एमबीए कंप्लीट हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी फाइनल रिजल्ट्स का वेट कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह फाइनल रिजल्ट्स के साथ ही पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री में मेरे हाथ में होगा। ओके, दैट्स रियली वंडरफुल, थैंक यू सो मच उमर जुनैद। जैसे कि आप सब देख रहे हैं गो हैश यंगिस्तान शो में आप सब लाइव हैं। अगर आप लाइव आते हैं तो हम हमारी इस वंडरफुल सी इंटरव्यू को शुरू करने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी आपको इस सुनने में आई थिंक यू विल रियली लव टू hear what Umar Junaid has to say to all of you, and especially to our wonderful subscribers and lovers and followers of Go Hash. Thank you so much for giving immense love. और हाल ही में हमने जो WhatsApp का इनिशिएशन लिया था ब्रॉडकास्ट लिस्ट का, we have got wonderful response in a matter of 2 days. We have 400 subscribers coming up. तो वो सारे सब्सक्राइबर्स का WhatsApp पे मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और चाहता हूँ कि आप सब लोग इस तरह से हमें सपोर्ट करते रहें। और इस लिंक को हमारी जो टेक टीम है, आई वांट कि वो हमारे इस वंडरफुल ग्रुप में डालें और आप सब लाइव आ जाएं ताकि हम उमर जुनैद से बात कर सकें। तो उमर जुनैद साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू टॉक यू अबाउट एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। जैसे कि आपने कहा कि आप एमबीए करे हुए हैं और हम इंजीनियरिंग करे हुए हैं, हम तो मीडिया फील्ड के अंदर आ चुके हैं। ऐसे कई सारे इंजीनियर्स, एमबीए वाले, बीएससी बीकॉम वाले, क्या लगता है आपको कि उनके साथ इंसाफ हो रहा है एम्प्लॉयमेंट के मामले में या नहीं हो रहा है? जी, जैसे आपने बोला कि ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं जो कि अनएम्प्लॉयड हैं, तो आपने बात ये भी की कि आप इंजीनियरिंग कर चुके हैं, आप मेडिकल फील्ड में हैं, मैं एमबीए किया हुआ हूँ। तो इसके तरफ से मेरे पास कुछ डेटा है। जैसे कि हिंदुस्तान को आप देखेंगे, भारत में जो है 58% ऑफ ग्रेजुएट्स जो हैं आज अनएम्प्लॉयड हैं। जहाँ पर हम एजुकेशन सिस्टम को आज प्रेफरेंस दे रहे हैं, हम ये स्कीम डाल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके बावजूद भी 58% ऑफ ग्रेजुएट्स जो हैं आज अनएम्प्लॉयड। अगर उससे एक लेवल बढ़कर हम देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएट्स, तो पोस्ट ग्रेजुएट्स भी जो है 62% वो आज अनएम्प्लॉयड है। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ नाइंसाफी जरूर हो रही है। अच्छा, कि हर एक किसी की उम्मीद होती है कि मैं ग्रेजुएशन करने के बाद जॉब पे लग जाऊं, फैमिली को सपोर्ट करूं, अपने आप का खर्च संभाल सकूं। उसी तरह से एक उम्मीद ये भी होती है कि अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता हूं तो मुझे एम्प्लॉयमेंट के ज़्यादा चांसेस होंगे, मेरी अर्निंग ज़्यादा होगी। तो उसी उम्मीद के साथ कुछ लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कुछ लोग ख्वाहिशमंद हैं जो आगे पढ़ने के वो भी कर रहे हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट की तरफ से इनको कोई फैसिलिटी आज तक सही तौर पे नहीं मिली है एम्प्लॉयमेंट को। श्योर के लिए फैसिलिटी नहीं मिली रहती क्योंकि इतने सारे माइनॉरिटी की स्कीम्स आते हैं। 371 जे ऑलरेडी एचके रीजन के अंदर है, तो वे डू यू थिंक लाइक कहाँ लूप होल कहाँ पर हो रहा है?
लूप होल देखिए, गवर्नमेंट अपने तरीके से स्कीम को लागू करती है, लेकिन रीजन वाइज अगर हम देखेंगे तो दिल्ली में स्किल सेट अलग होगा, डिमांड उसका अलग होगा, गुलबर्गा में अलग होगा और महाराष्ट्र में अलग होगा। तो ये इन जनरल सब सिनारियो देख करके जो स्कीम बनाई जाती है वो कहीं इम्प्लीमेंट होती है, कहीं नहीं होती। जैसे आपने कहा 371J के बारे में, 371J यहाँ पे एचके रीजन में इम्प्लीमेंट हो चुका है, लेकिन वो दिल्ली में नहीं है, महाराष्ट्र मुंबई में नहीं है। तो ये 371J यहाँ के लोगों के लिए यूजफुल है, लेकिन ये कंपटीशन को बढ़ा रहा है। अच्छा। ये मेरा पर्सनल मानना है कि आप भी एक एजुकेटेड हैं, मैं भी एजुकेटेड हूँ, लेकिन जब एक जॉब आएगा आप भी अप्लाई करेंगे, मैं भी अप्लाई करूंगा, लेकिन 371J प्लस पॉइंट होगा आपके पास अगर मैंने उसको अप्लाई नहीं किया होगा। तो यहाँ पर कंपटीशन लेवल बढ़ रहा है, मुझे ऐसा लगता है। 371J का यूज हम लोग बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आज की डेट में फिलहाल एज ए कॉम्पिटिटर ये प्लस पॉइंट दे रहा है, कंपटीशन दे रहा है, ये मेरा। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, GoHash फिलहाल इस तरह से बात बताई है होमोजेनिटी के एम्प्लॉयमेंट के मामले में। अलग अलग सिटीज़ की, अलग अलग स्टेट की अलग हिसाब से उनका स्किल सेट अलग होता है, वो हिसाब से उनकी डिमांड अलग होती है। तो काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर उमर आपने बताई। उमर, एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर आपके हाथों में अगर पावर आता है, अगर आपके हाथ में कुछ ऐसा कुछ चीज़ आती है जिसमें आप एम्प्लॉयमेंट अगर आप डिटेक्ट करना चाहते थे, तो व्हाट वाज योर प्रेफरेंस? जी, एम्प्लॉयमेंट को लेके मेरा काफ़ी रिसर्च रहा है कि किस तरह से एम्प्लॉयमेंट को खत्म किया जाए या कम कर दिया जाए। तो कई ऐसे आपको जो है उपाय मिलेंगे जिससे आप एम्प्लॉयमेंट को कम कर सकते हैं। अगर पॉसिबल रहा तो आप खत्म भी कर सकते हैं। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं जिस पर हमको अमल करना ज़रूरी है, इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। जैसे कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एक बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा उपाय है जिससे हम जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो को कम कर सकते हैं, उसके रेट को कम कर सकते हैं। जैसे कि आप इंडस्ट्रीज में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज में प्राइवेटाइजेशन हो गया है। अभी कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो अभी गवर्नमेंट ही रन करती है। अगर उसको भी हम अगर प्राइवेटाइजेशन में डाल देते हैं, उसको भी अगर प्राइवेट कर देते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि वहाँ पर जॉब्स अवेलेबल होंगे। तो नौजवान के लिए खास तौर पे एम्प्लॉयमेंट की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर मिलेंगी। और मेरा पर्सनल मानना ये भी है कि एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत ही बेहतरीन और बेस्ट सूटेबल फैक्टर है जो इस अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कर सकता है। मतलब आप कब तक उस गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट रहेंगे जो कि आपको 3 साल से, 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से आपको बेरोजगार ही बनाकर रखी है। तो आप क्यों अपने आप से तंग नहीं आते कि क्यों आप अपने आप को ये नहीं इतना स्टेबल नहीं समझते कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें, आप खुद भी कमाएं, आपके साथियों को भी कमाने का मौका दें, टीम बनाकर काम करें, ग्रुप बनाकर काम करें। ये बहुत अच्छा मैसेज भी लोगों में जाएगा कि दूसरों को मोटिवेशन भी होगा कि अगर आप इसको फॉलो करते हैं, अप्लाई करते हैं आपकी लाइफ में। और बहुत सी चीज़ें हैं जो हम अगर डिस्कस करेंगे तो वक्त जो है नाकाफी होगा, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि इन इश्यूज पे बात करे, वो यंगस्टर्स से बात करे, यंगस्टर्स की उस पर राय ले कि उनको क्या ज़रूरी है, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या है। गवर्नमेंट आज तक नहीं समझ पाई है कि यंगस्टर्स की जो प्रायोरिटीज़ क्या है। गवर्नमेंट समझती है कि हमको रोड चाहिए, हमको बेसिक एमिनिटीज जो होती हैं, हाँ बेसिक एमिनिटीज तो हमको चाहिए ही, लेकिन जो हाईवेज आप बनाते हैं जहाँ पर ट्रैफिक नहीं है वहाँ आप एयरपोर्ट की बात करते हैं। आप इस पे बात करने से पहले जो बजट आप एयरपोर्ट पे लगा रहे हैं, जो बजट आप रोड कंस्ट्रक्शन पे लगा रहे हैं, जो बजट आप हॉस्पिटल्स पे लगा रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है, जहाँ की आबादी 8 से 10 लाख है वहाँ पर आपको इस हॉस्पिटल की जरूरत है तो वहाँ पर है, लेकिन आप फिर भी हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, डेवलप करने के लिए आप 15 बना रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है। जो 10 है उसको डेवलप करिएगा और जो फंड आपके पास बचेगा उसके लिए जो नौजवानों के लिए बेहतर होगा उस पर काम करने की जरूरत है। काफी अच्छी बात यहाँ पर
उमर साहब ने बताया कि जहाँ पर जो चीज़ की ज़रूरत है, अगर वो चीज़ को, जैसे कि एयरपोर्ट की मामले में बता रहे हैं, हॉस्पिटल के बारे में बताएं, जितना एक्सेस अगर आप बजट अगर आप कोई चीज़ में इस्तेमाल करने में फ़ायदा नहीं है, जो है सो चीज़ों को डेवलप करिए। पॉलिटिक्स की अगर आप बात करते हैं तो फिलहाल के लिए, जैसे कि आपने कर्नाटक की इलेक्शन की बात करते हैं कि कांग्रेस अब अलायंस हो चुकी है जेडीएस की, तो आपके अंदर क्या था इलेक्शन से पहले, आपकी बॉडी से फोरसेट क्या था कि कौन जीतेगा इस बार का इलेक्शन, और कांग्रेस जेडीएस के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अगर स्टेट लेवल पे आप देखेंगे जिस तरह से सिद्धरामैया गवर्नमेंट ने काम किया है, उस काम को मद्देनजर रखते हुए मेरा कैलकुलेशन था, हमारी टीम का ये कैलकुलेशन था कि फुल मेजोरिटी के साथ कांग्रेस की गवर्नमेंट फॉर्मेशन होगा, कांग्रेस अपनी जो है हुकूमत बनाएगी। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि जनता ही तय करती है कि किसको फिर से वो 5 साल की किराए की गद्दी नसीब होगी या किसको नहीं होगी। तो रिजल्ट आप लोगों के सामने है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं पिछले इलेक्शन से इस इलेक्शन में काफी फर्क पड़ा है। वो उसके ड्रॉबैक्स हैं, सेटबैक्स हैं, जिसको कांग्रेस को चाहिए कि उस पर काम करे, उसके ऊपर रिसर्च करे और उसको डेवलप करने की कोशिश करे और उन ड्रॉबैक्स को कम करने की कोशिश करे। और जेडीएस का जहां तक सवाल है, जेडीएस तो हमेशा से एक रीजनल पार्टी और किंग मेकर के हैसियत से काम करती रही है। देखिएगा, जब आप दो नेशनल पार्टीज के बीच में लड़ाई है, अगर कोई तीसरा ओपिनियन आपके पास आता है, तीसरा ऑप्शन आपके पास आता है, और जब वो रीजनल पार्टी होती है तो वोटर्स के माइंड में एक ऑप्शन पैदा हो जाता है कि क्यों ना हम अपनी रीजनल पार्टी को सपोर्ट करें। तो रीजनल पार्टी मैं समझता हूँ बहुत से कम स्टेट्स में रीजनल पार्टी फुल मेजोरिटी के साथ सरकार बनाती है। लेकिन कर्नाटका में अगर जेडीएस की बात करेंगे, जेडीएस हमेशा से किंग मेकर रही है। 30 से 40 उनके लगभग एमएलए जीत करके आते हैं, चुन करके आते हैं। तो जरूरी होता है किसी एक मेजोरिटी पार्टी को, जो कि मैजिकल फिगर क्रॉस नहीं कर सकती, कि जेडीएस का साथ हो। लेकिन ये गवर्नमेंट जो कांग्रेस जेडीएस कोalition गवर्नमेंट है, ये सब में बड़ा चौंकाने वाला डिसीजन कांग्रेस की तरफ से कि इन्होंने जेडीएस को सपोर्ट का ऐलान किया, ये शॉकिंग है। और दूसरी बात, इसका एक एडवांटेज ये भी है कि फेसिस्ट ताकतों से जेडीएस ने हाथ नहीं मिलाया। पिछली बार यानी कि 2013 के इलेक्शन से पहले जब जेडीएस और बीजेपी कोalition हुआ था, तो जेडीएस का एक फेसिस्ट ताकतों के साथ सम्मेलन था, कोalition था। तो उम्मीद की जा रही थी कि अगर कांग्रेस मेजोरिटी लाने में नाकाम होती है, मैजिकल फिगर क्रॉस करने में नाकाम होती है, तो कौन सी पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है। तो एक ही उपाय था कि बीजेपी और जेडीएस मिलकर के गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। लेकिन दूसरा शॉक ये रहा कि बीजेपी जो है मेजोरिटी के साथ कर्नाटका में वापसी करती है। तो कहीं ना कहीं ये जो राजनीति कर रहे हैं जातिवाद की, मनुवाद की, फेसिज्म की, ये राजनीति रंग लाई है उनकी। और भोले भाले वोटर्स कर्नाटका के इनके जाल में फंस चुके हैं। इनके जाल में आकर के इनको मेजोरिटी दिया है, फिर भी ये गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाए। उसकी वजह मैं समझता हूँ ये बीजेपी का घमंड है। और बीजेपी का जो वो कट्टरपन है हिंदुत्व को लेकर के, ये उसकी वजह से जो है वोट देने के बाद वोटर्स जो है अपने आप को सवाल करते नजर आए कि क्या हमने सही किया। और यही वजह है कि कांग्रेस के ऊपर भी प्रेशर था, जेडीएस के ऊपर भी प्रेशर था। तो ये दोनों का प्रेशर कि बीजेपी को कर्नाटका से बाहर ही रखा जाए, ऑल्दो उनके पास मेजोरिटी है लेकिन वो सरकार फॉर्म नहीं करने देंगे। ये कांग्रेस का एम और जेडीएस का एम जो है बहुत ही फ्रूटफुल रहा है। और कुमारस्वामी की गवर्नमेंट से हमको उम्मीद है कि जिस तरह से सेकुलरिज्म का दावा ठोकते रहते हैं हर जगह कि हम सेकुलर हैं और कांग्रेस भी सेकुलर पार्टी है, तो देखना यह है कि दो सेकुलर ताकतें मिलकर कितना सेकुलर काम करते हैं, कि कितना हर जात के लोगों को, हर रिलीजन के लोगों को सपोर्ट करते हैं, उनको कहाँ कितना डेवलप करते हैं, ये देखना रहेगा।
काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर आपने कही कि थोड़ी देर के लिए बात करते हैं कि आप ये पिछले जो करंट इलेक्शन जो हुए थे, जो हम जान सके, हमको जो रिपोर्ट आई है कि आप AIMIM के लिए आपने 1 ईयर आपने वर्क किया और कुछ दिन के लिए आप आई थिंक 4 डेज़ के लिए आप BJP जो पार्टी है उसमें गए थे। तो ये क्या मामला, आप BJP पार्टी में क्यों गए 4 डेज में ही वापस पार्टी कांग्रेस पार्टी में या कुछ पार्टी में, एग्जैक्टली बताइए हम क्या। जी, आपकी रिपोर्ट बिल्कुल दुरुस्त है। आपने कहा कि मैंने AIMIM में काम किया। जी, AIMIM में मैंने तकरीबन 1 साल काम किया। मैं वहाँ से वाडी टाउन का जनरल सेक्रेटरी था। तो उस दरमियान कुछ काम जो कौम के लिए हम कर सकते थे हमने किया। और जहाँ तक बात है BJP की, तो इस इलेक्शन के दौरान मैंने BJP को ज्वाइन किया था। BJP को ज्वाइन करने के मेरे काफ़ी रीजंस थे, जिसमें से एक रीज़न ये भी था कि मुझे हमारे MLA कैंडिडेट को लेकर के कुछ प्रॉब्लम्स थे। मेरे पर्सनल प्रॉब्लम्स नहीं थे, बल्कि जो लोगों के प्रॉब्लम्स थे, उन लोगों को जब मैंने सुना, जब मैं AIMIM में था, जब मैंने लोगों की प्रॉब्लम को सुना कि इस जगह पर MLA साहब का होना ज़रूरी था, वहाँ पर नज़र नहीं आए, ये काम करना चाहिए था, नहीं किए, फलाना ये वो। और जो कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स हैं, उनमें उनसे भी एक क्लियर इमेज हमारे MLA कैंडिडेट श्री प्रियांक खड़गे साहब की नहीं मिली थी। तो उस डुप्लीकेट इमेज को, जो इमेज मेरे सामने पोर्ट्रे की गई थी, उस इमेज को सच्चाई मान करके मैंने BJP को ज्वाइन किया। जबकि मैं जानता था BJP जो है हमेशा से जातिवाद की सियासत करती आई है और मुसलमानों पर, दलितों पर, पिछड़े जातियों पर जुल्म करती आई है। उसके बावजूद भी एक एग्रेशन जिस तरह से होता है इलेक्शन मोमेंट पे, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इलेक्शन के टाइम पे एक चीज़ भी होती है जिसे इलेक्शन फीवर कहा जाता है। तो इलेक्शन फीवर जो है 101 या 104 डिग्री टेम्परेचर पे हमारा बढ़ गया था। तो उस एग्रेशन और उस इलेक्शन फीवर को लेकर के हमने एक डिसीजन लिया कि BJP में काम करेंगे। BJP में जाने के पहले तो हमने पार्टी को नहीं देखा, हमने कैंडिडेट को देखा। कैंडिडेट का किस तरह से हमारे साथ व्यवहार था, उस तरह से हमने उसको एनालाइज किया। तो जब हमने एनालाइज किया कैंडिडेट के बिहेवियर को, स्वभाव को, तो हमको लगा कि ये कैंडिडेट को हमको चाहिए कि इस कैंडिडेट को सपोर्ट करें। लेकिन BJP ज्वाइन होने के 3 से 4 दिन बाद कुछ पार्टी के सही वर्कर्स ने हमारे MLA कैंडिडेट, जो आज के MLA हैं, जो आज के सोशल वेलफेयर मिनिस्टर हैं, सम्मान्य श्री प्रियांक खड़गे जी, उनकी रियल इमेज, एग्जैक्ट इमेज को लेकर के मेरे पास आए और मुझसे कहा कि आप उस पार्टी का साथ मत दें जो ये मनुवाद की सियासत करती है, जातिवाद की सियासत करती है, फेसिज्म की सियासत करती है। हमारा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप उस पार्टी में मत काम करिए। अगर आपको कांग्रेस से कोई गुस्सा है या आपको कैंडिडेट से कोई गुस्सा है तो आप न्यूट्रल रहिए या किसी दूसरी पार्टी को सपोर्ट करिए, किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सपोर्ट करिए, लेकिन आप BJP को मत सपोर्ट करिए। तो मैंने उनके साथ डिस्कशन किया कि क्या वजह है मेरी BJP में जाने की और कांग्रेस में नहीं आने की। तो जिन जिन वजहों पर मैंने बात की, तो उसका क्लैरिफिकेशन देते हुए एक एग्जैक्ट इमेज कैंडिडेट की, पार्टी की और पार्टी के एम्स और एम्बिशंस की जब मेरे सामने आई, तो मुझे लगा कि अब जरूरी है कांग्रेस को सपोर्ट करना, क्योंकि अब तक जो रॉन्ग इमेज को लेकर चल रहे थे, जब हमको वक्त मिला है और चांस मिला है कि हम सही इमेज को जान सकें, सही इमेज को जानने के बाद भी अगर आप गलत का साथ देते हैं तो मैं समझता हूँ वो इंसानियत के खिलाफ है। तो इंसानियत को फॉलो करते हुए जो सही है उसका साथ देते हुए मैंने तकरीबन 4 से 5 दिन के बाद कांग्रेस ज्वाइन किया। सम्मान्य श्री प्रियांक खड़गे जी से मुलाकात की और उनके हाथ में मैंने कांग्रेस को ज्वाइन किया, कांग्रेस को शमूलियत हासिल की। तो जैसे कि आप सब देख रहे हैं, गोहैश में हमारा ये एक्सक्लूसिव शो यंगिस्तान चल रहा है, जहाँ पर हमारे यंग एंटरप्रेन्योर
उमर जुनैदी हमारे साथ हैं और वो बता रहे हैं कि उनके पॉलिटिकल एक्सपीरियंस क्या है और उनका एम्प्लॉयमेंट को लेकर उनकी मंशा क्या है और आने वाले वक्त में वो क्या चाहते हैं। इस तरह का शो हमारा रेगिस्तान चलता रहेगा। हर हफ्ते या वीक में 2 मरतबा हम रेगिस्तान शो में किसी ना किसी यंगस्टर को हम लाते रहेंगे। अगर कोई भी यंगस्टर्स अगर अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता है तो हमारे गो हैश पेज पर वो जाकर आप हमें एक SMS करें या मैसेज करें तो हम आपको डेफिनेटली स्क्रीन करेंगे और हम आपको डेफिनेटली शो पे लाएंगे। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं या व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट को, ग्रुप के अंदर जैसा काम होना चाहिए वैसा काम नहीं होता एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारी स्पैमिंग होती है, इसीलिए हमने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई है जहाँ हमारे सारे अपडेट्स आपको मिलते हैं। 9113542278 ये नंबर हमारा है, पेज ऊपर ही है, आप उसे मैसेज करें ज्वाइन गो हैश करके तो आप हमारे ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड हो सकते हैं और हमारी सारी जो अपडेट्स आप ले सकते हैं। तो फाइनली उमर भाई, कंक्लूडिंग टू द टॉपिक, अगर जैसे कि हम किसी की ड्रीम की बात करते हैं तो हर एक का ड्रीम होता है कि भाई अच्छा घर हो, अच्छी बीवी हो, अच्छे बच्चे हो, अच्छी फिक्स इनकम रहो, सैलरी रहो, हर एक का ख्वाहिश ये होती है। तो आपका ड्रीम क्या है इस बारे में? जी, जैसे आपने कहा कि ड्रीम होता है कि अच्छी बीवी हो, बच्चे हो, सैलरी हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कुछ हद तक मानना ये है कि अच्छी बीवी और अच्छे बच्चे होना ज़रूरी है। लेकिन उसको साइड में रखते हुए अगर आप बात करेंगे ड्रीम की, तो मेरा बस एक ही सपना है कि जब मेरा घर बने तो मेरे घर वाले कम हो और मेरे दोस्त अहबाब ज़्यादा हों जो खुशहाल हों। वो खुशहाल कैसे हो सकते हैं? जब वो रोजगार पर होंगे। तो इनडायरेक्टली मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरा ड्रीम ये है कि जो मेरे साथ के लोग हैं, जो मेरे एज के लोग हैं, यंगस्टर्स जो हैं, वो एम्प्लॉयड रहें, वो खुद की अर्निंग करें, खुद का इनकम बनाएं और अपने फैमिली को सपोर्ट करें, अपनी लाइफ को एंजॉय करें। और मेरा एक ड्रीम ये भी है कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट करूं, एक कंपनी स्टार्ट करूं जिसके ज़रिए मैं लोगों को रोज़गार दे सकूं और जो है नौजवानों को आगे बढ़ाने की कोशिश करूं कि एक मैं कंपनी के साथ इंशाल्लाह बहुत ही कम वक्त में, यानी कि 2 से 5 साल के वक्त में इंशाल्लाह मैं एक कंपनी के साथ आऊँगा जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 30 से 50 लोग को रोज़गार मिलेगा। तो फिलहाल के लिए अगर आप बात कहेंगे कि 5 साल तक आपका ड्रीम क्या है, विद इन 5 years व्हाट यू वांट टू अचीव, तो उसका जवाब मैं इस तरह से दूंगा कि मैं 5 साल में अपने आप को वहाँ पर देखना चाहता हूँ जो पॉलिटिकली, सोशली लोगों की काम करता हो, लोगों की मदद करता हो, रोजगार दिलाने में, रोजगार पैदा करने में मदद करता हो, समाज को इकट्ठा करने में मदद करता हो और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मजहब को अपने घरों में रखकर जब आप बाहर निकलेंगे, इंसानियत की बात करेंगे, इंसानियत के मजहब को बढ़ाएंगे। इंसानियत का मजहब हम भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट ये सब दूर रख करके एक नया मजहब बनाएं जो पॉलिटिकली बहुत ज़रूरी है, सोशली बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हिंदुत्व की राजनीति आज हिंदुस्तान में देखी जा रही है और सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, सेक्युलरिज्म को बजा रखते हुए, हिंदुत्व को साइड में रखते हुए हम इंसानियत की बात करें, ह्यूमैनिटी की बात करें, ह्यूमैनिटी को फॉलो करें। आप बिल्कुल अपने मजहब को फॉलो करिए। आप हिंदू हैं, आप गीता पढ़िए, आप मुसलमान हैं, आप कुरान पढ़िए, आप क्रिश्चियन हैं, आप बाइबल पढ़िए, लेकिन सही मायने में पढ़िए ताकि आपको सही मैसेज मिले कि जीसस आपको क्या कहना चाहते हैं, भगवान राम आपको क्या कहना चाहते हैं, अल्लाह अज़्ज़ा व जल क्या कहना चाहता है, प्रॉफेट मोहम्मद ने अपनी ज़िंदगी किस काम में गुजारी, क्यों गुजारी। ये आपको जब असल मकसद, जो रियलिटी आपको मिलेगी, वो रियलिटी मिलने के बाद भी आप मेरी बात से सहमत होंगे कि सभी लोग मिलकर के एक ही मजहब की बात करते हैं, वो एक ही खुदा को मानने की बात करते हैं, वो अल्लाह को मानने की बात करते हैं और इंसानियत पे चलने की बात करते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आगे आने वाले दिनों में मैं रोजगार पे काम करता रहूं, लोगों को रोजगार पहुंचाता रहूं जितना मुझसे हो सकता है। चाहे उसके लिए अगर पॉलिटिकल पावर की ज़रूरत होती है तो इंशाल्लाह मैं उसमें भी कोशिश करूंगा, पॉलिटिकली आगे बढ़ चढ़ करके लोगों को रोजगार दिला सकूं। अगर वेलफेयर की बात आती है तो इंशाल्लाह टीम यूनिटी के नाम से एक टीम हमने फॉर्म की है जिसका सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि रोजगार दिया जाए नौजवानों को, वेलफेयर किया जाए गरीबों का, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, जेंडर। हम लोगों की मदद करें, वेलफेयर करते रहें और
एज ए एंटरप्रेन्योर मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं आगे आने वाले दिनों में उसको वक्त कितना लगता है पता नहीं है, लेकिन हौसला तो मैंने बुलंद रखा है। हौसले से मुझे याद आ रहा है, मुनव्वर राना ने कहा कि ये हवाएं हमें उड़ने से खाक रोकेंगी, ये हवाएं हमें उड़ने से खाक, ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। तो उसी हौसले को लेकर के लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकूं, ताकि मैं जब अपने घर पहुंचूं, रात में जब मैं सो जाऊं तो मुझे चैन की नींद आए, मुझे लगे कि आज मैंने इंसानियत के लिए कुछ किया है, मैंने आज नौजवानों के लिए कुछ किया है, मैंने आज अपने आप के लिए कुछ किया है। जो अपने आप के लिए इन द सेंस जो खुशी मिलती है किसी को मदद करने के बाद, वही खुशी मेरा इनकम है, वही खुशी मेरा रेवेन्यू है। बस इसी मकसद को लेकर के आगे चल रहा हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों से गुजारिश है, व्यूवर से गुजारिश है कि मेरे हक में दुआ फरमाएं, हमारी टीम यूनिटी के हक में दुआ फरमाएं, उनका साथ दें, ताकि हम आगे आने वाले दिनों में लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर पाएं। काफ़ी अच्छी बात हुई, काफ़ी डिटेल में बात की है। जो भी हमारे व्यूवर्स जो लाइव मिस कर दिए हैं, इसे यूट्यूब पे जब अपलोड होता है या फेसबुक वापस रीअपलोड होता है, इस शो को ज़रूर देखें, क्योंकि उसके अंदर इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस एक यंगस्टर ने हमें दिए हैं। उमर जुनैद इनका नाम है, काफ़ी एंटरप्रेन्योर। तो एक छोटा सा हमें एक क्वेश्चन आया है यासर अरफात, जो मिस्टर फेरोज साहब हैं, काफ़ी एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे। तो वो कहने के अवर पीएम मोदी जी हैज़ टोल्ड सेलिंग पकौड़ाज इज एम्प्लॉयमेंट एंड इट्स कम इन स्किल इंडिया, हाउ मच डू यू एग्री? इस बारे में कुछ कहते हैं, इसको सवाल का जवाब दीजिए, खत्म करते हैं। जी, सवाल बहुत अच्छा है। मैं आपको एक क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ कि आप उस आदमी से क्या रोजगार उम्मीद कर सकते हैं जो खुद चाय बेचने वाला था? जब आप एक आदमी को चुनते हैं जो कि खुद चाय बेचता है, तो उसके लिए इंक्रीमेंट है पकौड़ा बेचना। चाय से बढ़कर के पकौड़ा बोलेगा, पकौड़ा से बढ़कर जो है होटल बोलेगा, तो उससे उम्मीद तो कुछ नहीं है उस आदमी से। सम्मान्य श्री 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 नरेंद्र मोदी जी से वरना सम्मान नहीं दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं केस ठोक देंगे हम पर। तो एम्प्लॉयमेंट, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सब जो चीजें हैं वो शायद उसका डेफिनेशन नरेंद्र मोदी जी गलत समझते हैं, या हजरत गूगल ने उनको सही डेफिनेशन नहीं बताया। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा और उसके बाद किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि अब हम बच्चों को पंचर लगवाना सिखाएंगे। तो मेरा मैसेज है उन लोगों को, पकौड़ा बेचना, पंचर लगवाना, ये स्किल इंडिया में नहीं आता है। स्किल इंडिया में वो चीजें आती हैं जहां पर आप किसी ग्रेजुएट को ला करके बैठा देते हैं, उसको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज देते हैं, जैसे कि एक्सेल है और कैड है, सॉफ्टवेयर ये है। जब आप उसको सिखाएंगे तो वो उसके स्किल सेट में जमा होगा कि वो बंदा एक्सेल पे काम कर सकता है, वर्ड पे काम कर सकता है, कैड में काम कर सकता है, ये स्किल्स होता है। तो ये सबसे पहले तो हमको चाहिए कि अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ये डेफिनेशन दे स्किल का क्या होता है। जब वो समझेंगे तब तक तो वक्त निकल जाएगा, हाँ 2019 का इलेक्शन आ जाएगा, तो उतना वक्त उनके पास है नहीं। जिस तरह से हमने 4 साल वेट किया है तो और 1 साल वेट कर लेते हैं। सही मायने में सही स्किल इंडिया की स्कीम आएगी जो लोगों को रोजगार पहुंचाएगी, जो लोगों को अपने आप को अपग्रेड करने में काम आएगी, अपना एक लेवल +1 हो +2 हो लेवल बढ़ाने के काम आएगी, मदद करेगी। तो बस उसी उम्मीद में हम भी बैठे हैं, आप भी बैठिएगा कि इस सरकार में तो कुछ नहीं हुआ है, आगे आने वाली 2019 के सरकार में शायद कुछ हो सकता है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, उसी उम्मीद पर हम भी कायम हैं। बहुत अच्छी बात है यहाँ पे, जैसे सैयद यासर अरफात साहब का जो क्वेश्चन आया था उस क्वेश्चन को बिल्कुल ही बखूबी उमर जुनैद साहब ने जवाब दिया है। तो उमर जुनैद साहब, थैंक यू सो मच, इट वाज रियली वंडरफुल टू हियर फ्रॉम यू। वंडरफुल, आपने अपने ख्यालात का इजहार अच्छा किया, और बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला ये काबिलियत देता है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड आई थिंक यू हैव अ वंडरफुल वे ऑफ स्पीकिंग, एक्सप्रेशन आपका बहुत अच्छा है, एंड यू विल डेफिनेटली बी गोइंग वे अहेड इन योर फ्यूचर वेंचर्स, वेदर पॉलिटिकल, वेदर सोशल और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आप आगे बहुत तरक्की करते हैं, ये हमारी दुआ है। एंड गो हैश की तरफ से यंगिस्तान के अंदर आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। मैं ताहिर अब्बास साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने इस प्लेटफॉर्म पे मौका दिया।
मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। ताहिर अब्बास साहब के साथ साथ मैं गो हैश की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुझे दिया है ताकि मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर सकूं, एक्सप्रेस कर सकूं। मैं फिर से तहे दिल से तमाम टीम का शुक्रिया अदा करते हुए, व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करते हुए उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले दिनों में आप लोगों का इस तरह से साथ रहेगा, आपकी मोहब्बतें, आपकी दुआएं मेरे साथ रहेगी, तो इंशाल्लाह कदम ब कदम आपके साथ मिल करके ऊंचाइयों पर पहुंच करके हम एक नया हिंदुस्तान देखेंगे। थैंक यू सो मच। जैसे कि आप फाइनली फिर से मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट है व्हाट्सएप पे, उस पर ज्वाइन हो जाइए। नंबर 9113542278 है, उस पर आप ऐड हो जाइए ताकि हम आपको सारे हमारे अपडेट्स आपको देते रहें। और कल हमारा सारे ब्रॉडकास्टर्स का, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं जो व्हाट्सएप के हैं, उनका हमारा छोटा सा एक लकी ड्रॉ होने वाला है कल। उसकी मैं आपको टाइमिंग कंफर्म करता हूँ, जहाँ पर आप फुटवियर और फूड्स के जो कूपन्स होते हैं वो आप जीत सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग गो हैश, एंड आई वांट टू साइन ऑफ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।